Fire and Ice, a poem by Robert Frost, very beautifully describes that if the end of the world has to come, then fire and ice are sufficient to bring this end of the world. The fire stands for desire or the passion, and the ice stands for hatred and indifference. This fire and ice won't come up from sky or the heaven, but this will arise within the hearts of the people. Fire stands for desire, and because of the desire, there is no ending of the desire. And desire creates greediness, and because of this only, people are fighting against another people just to fulfill their greediness. Similarly, the ice stands for indifference or hatred, where people have lost the sense of empathy for other people. They don't have any love or feelings for other people, and this also creates a sense of insensitiveness towards the surroundings or the society. So these two things which are arising within the hearts of the people are sufficient to bring the end of the world. That's why the Robert Frost very beautifully portrays that if the end of the world has to come twice, the word fire and ice will suffice. Because both these things are within the people, we have to find out whether we are carrying out the fire inside us or the ice inside us. If we want to save the world, we need to be aware that we should avoid such type of fire, desire, and hatred among us. Let's watch the detailed summary now. Fire and Ice by Robert Frost. तो चलिए देखते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। वीडियोस में ऑलरेडी आपको जो है एक ब्रीफ समरी दिया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। अब हम लोग ये समरी को स्टेंजा वाइज जानेंगे, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी जानेंगे, जो हमारे स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगा और हमें ना ही एकेडमिक बल्कि ओवरऑल स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द पोएम फायर एंड आइस by Robert Frost expresses the idea that the world would end in either two ways, either by ice or by fire. तो ये जो पोएम है फायर एंड आइस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, उसमें ये बताते हैं कि अगर ये धरती, ये वर्ल्ड, पूरी दुनिया को ख़त्म होना होगा तो दो तरीके से होगा, या तो आइस के द्वारा या फिर फायर के द्वारा। फायर हियर, ध्यान दीजिएगा, फायर हियर सिंबलाइजेस द इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन डिज़ायर, क्रुएल्टी, ग्रीड, इटीसी। तो फायर यहाँ किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? इंटेंसिटी मतलब होता है डिग्री, इंटेंसिटी मतलब होता है डिग्री, सिंबलाइज मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, सिंबलाइज मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पे फायर जो है अकेले वो ह्यूमन डिज़ायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन डिज़ायर क्रुएल्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरह से जितने भी इनह्यूमन थिंग हैं उन सबको फायर रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ आइस रिप्रेजेंट कर रहा है इनडिफरेंस इन ह्यूमन्स रिलेशनशिप्स, हैट्रेड फॉर अदर्स। तो आइस रिप्रेजेंट कर रहा है इनडिफरेंस और हैट्रेड। तो कैसे याद रखिएगा? याद रखने का बहुत सिंपल स्टाइल है। फायर में लास्ट वर्ड में होता है FIRE, ये RE होता है। तो उसी तरह आपको याद रखना है कि डिज़ायर में होता है DISIRE, डिज़ायर। तो याद रखिएगा कि जो फायर है वो उसमें भी लास्ट में RE है और डिज़ायर में भी RE है। तो फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, ह्यूमन डिज़ायर, क्रुएल्टी एंड ग्रीडनेस। और आइस से आइस और आई से इनडिफरेंस। देखिए क्या है कि अभी आपको ये सब जो है निमोनिक्स याद रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप 95+ स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स हो जाते हैं। तो उस टाइम एट द लास्ट मोमेंट ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग से ना उतरे तो हम लोग इसलिए निमोनिक्स बनाते हैं।
तो निमोनिक्स के माध्यम से हम इसे याद रखते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसको स्टोर कर पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? द पोएट हैज़ द व्यू दैट बोथ द फायर एंड आइस इक्वली कम्पिटेंट। कम्पिटेंट मतलब दोनों ही इक्वल भागीदारी है इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू ए कंप्लीट एंड, अगर धरती को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना हो तो। चलिए स्टेज 1 स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे देखिएगा ये लाइन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं। इन दिस लाइन द पोएट एनालाइजेस द व्यूज ऑफ द पीपल एंड स्टेट्स दैट देयर कैन बी टू पॉसिबल कॉजेस फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पंक्तियों के द्वारा पोएट ये एनालाइज कर रहे हैं, मतलब अपना कंक्लूजन दे रहे हैं किसका? व्यूज ऑफ द पीपल, लोगों का विचार को यहाँ पे बता रहे हैं एंड बताते हैं कि ये धरती का, ये पूरी दुनिया का अगर एंड होना होगा तो वो दो तरीके से होगा। ऑन वन साइड, एक तरफ से, देयर आर पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं हु बिलीव दैट, जो विश्वास करते हैं दैट द वर्ल्ड विल एंड, ये धरती जो है एंड होगा बिकॉज ऑफ फायर, आग के चलते हैं। हियर फायर रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे फायर क्या चीज़ को दर्शा रहा है? एक्सट्रीम डिजायर को दर्शा रहा है, एंगर को दर्शा रहा है, ग्रीड को दर्शा रहा है, प्रेजेंट विद इन ह्यूमन बींग्स। और ये जो आग है ये कोई आसमान से नहीं गिरने वाली है, ये जो फायर है ये कोई आसमान से नहीं गिरने वाली है, बल्कि ये प्रेजेंट है किसके अंदर? ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट है। ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट है। और किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ये है एक्सट्रीम डिजायर के फॉर्म में, एंगर के फॉर्म में, ग्रीड के फॉर्म में, जो लोगों के अंदर द्वेष भावना, गुस्सा और डिजायर पैदा करता है। ऑन द अदर साइड देयर आर पीपल हु फेवर आइस। तो यहाँ पे कहते हैं दूसरे तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो आइस को जो है अपना साथ देते हैं और कहते हैं कि आइस भी काफ़ी है इस धरती को एंड लाने के लिए। हियर आइस रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन इमोशंस इन हेट्रेड, इंटॉलरेंस, इटीसी। तो यहाँ पे आइस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो इंसान का जो इमोशंस होता है, जैसे कि हेट्रेट हो गया, इंटॉलरेंस किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करने की क्षमता, मतलब तुरंत तुरंत गुस्सा हो जाना। हेट्रेट मतलब होता है नफरत करना। द पोएट फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस बिलीव दैट, तो पोएट जो है अपने एक्सपीरियंस से ये विश्वास करते हैं कि दैट द वर्ल्ड विल एंड विथ फायर। तो पोएट का मानना है कि वो तो फिर भी आग पर तो भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, कि जो है अगर इस धरती को ख़त्म होना होगा तो डिज़ायर, क्रुएल्टी, एंगर, ग्रीड काफ़ी है इस धरती को एंड लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो पोएट है उनको वो फेवर के में है, किस चीज़ के फेवर में है? फायर के फेवर में है। दस द पोएट रिमेन विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पोएट जो है किसके साथ खड़े हैं? विद दोज हु स्टैंड विथ फायर। अब स्टेज 2 में आएंगे। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो वो कहते हैं कि पेरिश मतलब होता है ख़त्म होना, अगर 2 बार समाप्त होना होगा इस धरती को, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हीट। तो कहते हैं वो जानते हैं काफ़ी नफरत को। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो डिस्ट्रक्शन के लिए बर्फ़ भी काफ़ी है, आइस भी काफ़ी है, इंटॉलरेंस प्लस हेट्रेट भी काफ़ी है। फिर ऑल्सो सफाइस, सफाइस का मतलब होता है सफिशियंट। ये सब वोकैब्स भी याद रखिएगा, ये आपके स्पोकन इंग्लिश में और साथ ही साथ जो राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इन दिस लाइन द पोएट थिंक्स दैट इफ द वर्ल्ड एट टू एंड ट्वाइस, तो इस पंक्ति के द्वारा पोएट सोचते हैं कि अगर धरती को 2 बार एंड होना होगा, आइस वुड ऑल्सो एड बी एबल टू डिस्ट्रॉय इट कम्प्लीटली, तो बर्फ भी डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी होगा। फॉर द पोएट आइस हेट्रेट है, यहाँ पे पोएट के लिए आइस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? हेट्रेट को। इज एज पावरफुल एज द डिज़ायर, तो कहते हैं कि हेट्रेट भी उतना ही ताकतवर है जितना कि लोगों के अंदर जो डिज़ायर है या महत्वाकांक्षा है। इन ह्यूमन बींग्स हेट्रेट इज लॉन्ग लास्टिंग, तो इंसानों में जो नफरत होती है वो लंबे समय के लिए होती है, जो द्वेष भावना होती है, जो गुस्सा होता है, नफरत, वो लंबे समय के लिए होती है। एंड इट इंटर्स इन टू द हार्ट्स, और वो धीरे धीरे जो है वो उनके दिल में घुस जाता है। इट रिमेन्स थ्रू द लाइफ, और ज़िंदगी भर के लिए वो नफरत उसके दिल में पलने लगता है। जैसे कि आप देखेंगे कभी अगर आप किसी प्रति आपको नफरत पैदा हो जाता है तो वो नफरत जल्दी से जाता नहीं है, और कभी कभी वो नफरत जो है बहुत डेंजर रूप ले लेता है। आप जब किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को घृणा करना स्टार्ट करते हैं तो फिर उसका जो नेचर है उसको चेंज करना आपके दिल के अंदर वो बहुत मुश्किल हो जाता है।
द पोएट थिंक्स दैट आइस और हेट्रेड विल बी सफिशिएंट टू ब्रिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो पोएट कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आइस जो रिप्रेजेंट करता है हेट्रेड को, वो भी सफिशिएंट होगा, काफ़ी होगा इस धरती का, इस दुनिया को एंड में लाने के लिए। तो अभी आपने एक्सप्लेनेशन देखा। देखिए गूगल में बहुत सारे समरी पड़े हुए हैं, लेकिन जो समरी है जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ये एग्जाम ओरिएंटेड, सीबीएसई ओरिएंटेड, बोर्ड ओरिएंटेड समरी है। ये समरी से 99% क्वेश्चंस आपके आसान से हल हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको मैं पोएटिक डिवाइस दूंगा, वो पोएटिक डिवाइस भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो वीडियो लेक्चर है, ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर है, जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ समरी मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको वोकैब बिल्डिंग भी हो रहा है। और क्या बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे आप पोएटिक डिवाइस को भी जान पा रहे हैं कि क्या क्या पोएटिक डिवाइस पोएम में यूज़ हो रहा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो बनता ही है पोएटिक डिवाइस। और साथ ही साथ PYQs को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये एक कंप्लीट वीडियो, ये मास्टर वीडियो आपको बोर्ड में 99% या 95% प्लस लाने के लिए काफ़ी है। तो चलिए देखते हैं पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम। जो इंग्लिश लर्नर्स हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा कि पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम इज एलिटरेशन। अब ये वर्ड एलिटरेशन क्या होता है, ये वर्ड एलिटरेशन जो है वो आखिर है क्या, ये ध्यान दीजिएगा। एलिटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स वो वर्ड होते हैं जो भावेल नहीं होते हैं। भावेल क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सबको छोड़ के जितने भी हुए, वो सब क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। और वो वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं, वो अगर एक ही लाइन में बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो एलिटरेशन होगा। चलिए देखते हैं कि पोएम में कौन सी लाइन्स में ये रिपीट हुए हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो ये लाइन को ध्यान से देखिएगा, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो यहाँ पे देखिए एस, सम में एस है, से में एस है, वर्ल्ड में डब्लू है, और विल में भी डब्लू है। तो ये जो एस एस डब्लू डब्लू हुआ, ये कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड है जो आपका एक ही लाइन में यूज़ किया जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए सम से इन आइस, तो फिर एस सम में और से में एस। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे देखिए एफ है और यहाँ पे एफ है। तो इस टाइप के जो वर्ड रिपीट होते हैं विद द सेम कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट, वो सबको वर्ड को अगर एक लाइन में रिपीट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, एलिटरेशन पोएटिक डिवाइस कहते हैं। पैराडॉक्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स होता है ए ट्रू स्टेटमेंट बट विच सीम्स अनट्रू। एक ऐसा स्टेटमेंट जो देखने में ट्रू है, जो ट्रू स्टेटमेंट है बट देख के लगता है कि सच नहीं है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। तो ये देखिए धरती को एंड, एक बार अगर धरती ऑलरेडी एंड हो चुकी है तो दोबारा तो धरती फिर एंड होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए कहता है कि ट्रू स्टेटमेंट सीम्स अनट्रू। तो धरती तो एंड होगी, लेकिन ऐसा सुनने में या मानने में थोड़ा सा ऑड लगता है। तो ये है नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जिसको लोग कहते हैं पैराडॉक्स। थर्ड है सिंबॉलिज्म। फायर अ सिंबल ऑफ डिजायर। तो सिंबॉलिज्म मतलब होता है रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है। तो फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिजायर को, और आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेट को। नेक्स्ट देखिएगा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है, अ फिगर ऑफ स्पीच, इमेजरी। अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन हैज अनदर मीनिंग अदर देन द लिटरल मीनिंग। तो कहता है एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन है और सिचुएशन जो है उसका मतलब कुछ और है उस मीनिंग से जो लिखा हुआ है। फायर एंड आइस कैरी डीप कॉनोटेशंस। तो फायर एंड आइस का यहाँ पे जो मतलब है, देखिए नॉर्मल में सोचिएगा तो फायर मतलब होता है क्या, आग होता है। फायर मतलब क्या होता है, आग होता है। और आइस मतलब क्या होता है, बर्फ होता है, बर्फ होता है। लेकिन यहाँ पे फायर जो है पोएम में, उसका मतलब कुछ और है। क्या मतलब है, फायर स्टैंड्स फॉर हैट्रेड, फिर हमने बोला था डिज़ायर, सॉरी नॉट हैट्रेड, डिज़ायर, क्रुएल्टी, ग्रीडीनेस। सिमिलरली आइस स्टैंड्स फॉर इनडिफरेंस एंड हैट्रेड। तो यहाँ पे जो मतलब होना चाहिए फायर एंड आइस का, उसका वो मतलब नहीं है, बल्कि मतलब कुछ और है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ यूज़ कर रहे हैं। फायर इंडिकेट्स द मीनिंग ऑफ हीट एंड लाइट बट ऑल्सो बर्निंग एंड पेन। आइस इंडिकेट्स द मीनिंग ऑफ कोल्डनेस एंड ऑल्सो इंडिफरेंस एंड इंटॉलरेंस। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइमिंग स्कीम। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी, ए बी सी, बी सी बी।
ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, समरी हो गया, वोकैब्स हो गया, आपका पोएटिक डिवाइस हो गया। अब जो है चैप्टर का इंपॉर्टेंट CBSE PYQ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ना क्वेश्चन कहता है, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यह पूछ रहा है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, फॉर द पोएट व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर, हाउ इज इट सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे इसका मतलब समझ लीजिए पहले, ताकि आपका जो है वर्ड्स को आप समझ सकें अच्छे से और इसको अच्छे से आंसर को फ्रेम कर सकें। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया कुछ और आप लिख रहे हैं कुछ और, तो क्वेश्चन को समझना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, फॉर द पोएट व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर। तो जैसे पोएट बोलते हैं कि अगर धरती को एंड होना होगा तो आइस भी काफ़ी है, तो यहाँ पे आइस क्या स्टैंड कर रहा है, हाउ इज इट सफिशिएंट, तो ये कैसे काफ़ी है धरती को नष्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा आंसर, आइस सिंबलाइजेस हेट्रेट एंड इंडिफरेंस, पहले ये लिखना है। वाइल डिजायर कंज्यूम्स हेट्रेट कैन लिंगर, लिंगर मतलब स्टे इन वंस माइंड एंड हार्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, लीड्स टू फ्यूरी एंड क्रुएल्टी। तो क्या करता है ये आपके दिमाग में, क्या करता है, फ्यूरी मतलब टेंशन और गुस्सा, और क्रुएल्टी नफरत पैदा करता है, मतलब आपके अंदर एक तरह का हीन भावना पैदा करता है। वन बिकम्स हार्ड हार्टेड, कठोर हृदय का बन जाता है, एंड इनसेंसिटिव, कोई फीलिंग नहीं रह जाता है टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। दिस इनसेंसिटिविटी एंड हेट्रेड स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, और यही जो है एंड ऑफ द वर्ल्ड को ले जाता है। तो इस आंसर को भी आप ध्यान से एकदम देखिएगा कि किस प्रकार से टॉपर्स आंसर लिखते हैं, जो उन्हें 95+ फेच करने में आसान होता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चंस, फिर से यहाँ पे CBSE के द्वारा क्वेश्चंस पूछा गया है। ये पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर CBSE बोर्ड एग्जाम। तो फिर से देखिएगा, ब्रीफली राइट अबाउट द आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। तो आपको लिखना है कि धरती कैसे एंड होगा 2016। द वर्ल्ड विल एंड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आइदर फायर और आइस। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द वर्ल्ड वुड बी इंसिनरेटेड। इंसिनरेटेड मतलब क्या होता है, डेस्ट्रॉयड। इंसिनरेटेड मतलब क्या होता है, डेस्ट्रॉयड फ्रॉम इट्स फियरी कोर, while others were convinced that the coming ice age would destroy all living things on the Earth's surface. Frost introduces a more emotional side, associating desire with fire and hatred with ice. तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच एज ओल्ड क्वेश्चंस डज द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं किसके चारों तरफ घूम रहा है, द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द एज ओल्ड क्वेश्चंस ऑफ वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस। This is similar to another age-old questions whether it would be preferable to freeze to death or burn to death. The poet determines that either option would achieve its purpose sufficiently. तो ये था आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो CBSE में पूछा गया है। कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। हाउ विल, देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड सपोर्ट योर आंसर विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। According to the scientists, the two reasons for the destruction of the world will either fiery fire or the ice age. तो पहले दोनों लिखना है। Some scientists believe that the world would be incinerated, destroyed from its fiery core, while others were convinced that a coming ice age would destroy all living things on the Earth's surface. In other words, either the deep heat or fire under the earth beds will lead to natural calamities like volcano eruptions, earthquakes, and tsunamis, which will one day end the world, or the melting of ice from the snowy mountains due to global warming will shrink the world. As a result, one day the entire world will die of icy water. तो इस तरह से आपको आंसर फ्रेम करना है। तो इसी तरह के मोर वीडियोस अगर आप चाहते हैं मैं लाऊं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोरल देता है, मोरल बूस्टअप देता है, मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे वीडियोस आपके लाता रहूं, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ना ही सिर्फ एकेडमिक में बल्कि आप स्पोकन इंग्लिश को भी अच्छी कर सकें। क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि इस 21st सेंचुरी में अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको राइटिंग स्किल्स के साथ साथ स्पीकिंग स्किल्स भी होना चाहिए, और एकेडमिक तो मैं आपके लिए करवा ही रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।